हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पीवाईक्यू की सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये बीपीएससी 65 में पूछा गया था, जो कि 2020 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट नेशनलिस्टिक but it is individualistic. Explain this fact in context of बिहार स्टेट। देखिए यहाँ पर ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिया गया है कि जो पार्टियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनका जो अप्रोच है ना, वो राष्ट्रवादी नहीं है, नेशनलिस्टिक नहीं है। वो कैसा है? वो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि वो व्यक्ति बेस पार्टियाँ हो गई हैं। यहाँ देश की चर्चा नहीं हो रही है। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि पार्टियाँ देश की चर्चा नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? व्यक्तिवादी पार्टियाँ हो गई हैं। और इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है? एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। बिहार स्टेट के परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? इंट्रो में ये लिखेंगे कि इंडिया में पार्टी सिस्टम क्या है। तो पार्टी सिस्टम के बारे में बताएंगे हम कि इंडिया में दल की प्रणाली है। दलीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में कई सारे दल होते हैं जो मिलकर, जिनमें से जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाते हैं। या तो एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, या फिर कई सारे दल मिलकर बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाते हैं। तो ये हम लिखेंगे ऐसे दलीय प्रणाली के बारे में इंट्रो एक। इसके बाद हम आ जाएंगे इंट्रो लिखने के बाद मेन बॉडी। मेन बॉडी में सारा खेल हो रहा है यहाँ क्वेश्चन में। तो मेन बॉडी में क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, देखिए ये कैसा अप्रोच है इनका? नेशनलिस्टिक नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, ये कैसे हैं? व्यक्तिवादी हो गए हैं। और एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार का एग्जाम्पल लेते हुए हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे मेन बॉडी में ये नेशनलिस्ट पार्टियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे होता है नेशनलिस्टिक, क्या होता है, यानी राष्ट्रवादी अप्रोच क्या होती है, यहाँ पर बताएंगे। राष्ट्रवादी यानी कि जब पार्टियाँ किसकी बात करेंगे, यहाँ पर देश की बात करेंगे। यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर कंट्री सबसे ऊपर होता है, यहाँ पर देश की बातें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? देश की बातें गौण हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैसे होती है? डेवलपमेंट की बातें होती है, जो नेशनलिस्टिक अप्रोच होता है। यहाँ पर देश की बातें होंगी, डेवलपमेंट की बातें होंगी। यहाँ पर इशू कौन से उठाए जाएंगे? इशू वे उठाए जाएंगे जैसे बेरोजगारी वगैरह, इस तरह के इशू उठाए जाएंगे। लैंडलेस लेबर के इशू उठाए जाएंगे। तो ये इस तरह की अप्रोच होगी ना, ये होगा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर के इशू उठाएंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित इशू उठाएंगे। यहाँ पर देश के निर्माण की बात होगी, कंट्री कंस्ट्रक्शन की बात होगी। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी। ये होगा कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो छोटे छोटे इशू होते हैं ना, उन पर क्या होगा? उनको अवॉइड किया जाता है। और जहाँ भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वहाँ क्या रहता है, वहाँ पर जो देश होते हैं वहाँ उनकी एक राय होती है। तो ये रहेगा नेशनलिस्टिक अप्रोच, यानी राष्ट्रवादी। जो कि है क्या, हल्का सा हम ये बताएंगे। ये बताकर हम बताएंगे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, व्यक्तिवादी क्या होता है। यहाँ पर होता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर कैसे हो गई? यहाँ पर व्यक्ति होता है, व्यक्ति पूजा की बात होती है। जो इंडिविजुअल होता है ना, इसके बेस पर चुनाव लड़े जाते हैं। ये यहाँ पर न तो कोई स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होंगे ना जो लोकल होंगे, लोकल इश्यूज, ये गौण हो जाते हैं। ये यहाँ पर जो एमएलए होता है उसके आधार पर टिकट नहीं दिए जाए, उसके आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। यहाँ सीएम कैंडिडेट के आधार पर कि किसको सीएम बनाया जाए। अब हो सकता है कि एमएलए अच्छा हो, बुरा हो, पीएम कौन है, इसके आधार पर मुद्दे उठते हैं। तो यहाँ लोकल इशू गौण हो जाते हैं। यहाँ डेवलपमेंट का जो इशू होगा ये गौण हो जाएगा। यहाँ कास्ट के इशू हावी हो जाएंगे। यहाँ रिलीजन के इशू हैवी हो जाएंगे। तो इस तरह के इशू हैवी हो जाएंगे। तो अब हमें ये क्या बताना है? ये बताकर हमें बताना है कि ये बिहार में कैसे है। तो बिहार में हमें बताना है बिहार में कौन कौन सी पार्टियां हैं, हमें हल्का सा बताना है। जैसे हम देखते हैं जेडीयू है, जेडीयू। तो यहाँ पर कौन है? जेडीयू की जब हम बात करते हैं तो जेडीयू है। इसके अलावा हम बात करते हैं आरजेडी की बात करते हैं। जेडीयू लालू प्रसाद जी हैं। यहाँ पर आरजेडी की बात करते हैं। यहाँ पर हम कांग्रेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम एचएम की बात करते हैं, जीतन मांझी जी की पार्टी। यहाँ पर हम
एलजेपी की बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे बीजेपी की। तो जब आप इन सभी पार्टी को देखेंगे तो हम बताएंगे कि इन सभी में क्या है, आपको पता ही नहीं होता है कि कैंडिडेट बाकी लोगों को और जो क्षेत्र के मतदाता होता है उनको जो कैंडिडेट उठाया जाता है उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो गौण हो जाती है, उसके जो स्थानीय मुद्दे हल इतने हो ही नहीं पाते। वहाँ पर वोट किसको दिया जाता है, जो इनका सुप्रीमो है उसके आधार पर। तो हमें ये बताना है कि कैसे कैसे जो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और ये पार्टियाँ जो हैं ये राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय ना व्यक्तिवादी चुनाव इन्हीं मुद्दों इन्हीं लोगों के केंद्र में रख के किया जाता है और इन्हीं के आधार पर मतदान होता है। तो ये बताएंगे, ये बताकर ये हमारा मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा। और फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे, कंक्लूजन में ना हमें वे फॉरवर्ड लिखेंगे। यहाँ इसको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये बताएंगे कि हाँ ठीक है, निसंदेह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यक्ति की ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है, इंडिविजुअलिस्टिक इशू को फोकस किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडिविजुअलिस्टिक आधार पर कोई इलेक्शन होते हैं तो वो वह कैंडिडेट जीत जाते हैं। या कहीं ना कहीं जब व्यक्ति के ऊपर बल दिया जाता है राष्ट्रीय मुद्दे भी गौण नहीं होते, राष्ट्रीय फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। और तभी क्योंकि हर एक दो व्यक्ति हैं, दोनों पर बल दिया जाएगा तो चुनाव जीतने का फैक्टर उसका ज़्यादा होगा जो कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाएगा। तो हम कहीं ना कहीं एक जो कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में हम ऐसा लिखेंगे कि जो इंडिविजुअलिस्टिक मुद्दे हैं उनमें भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। और इसके साथ साथ जो हमें नेशनल अप्रोच है, नेशनल अप्रोच को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तभी एक संतुलन होगा राजनीति में। ये करके हम कंक्लूजन लिख के इस उत्तर को समाप्त करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन और उसका आंसर है। देखिए सेकंड वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सीधे ये लिखना है। सबसे पहले हम बताएंगे ई गवर्नेंस क्या है, यहाँ इंट्रो में बताएंगे हम ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस ये क्या है? गवर्नमेंट में आईसीटी का प्रयोग ई गवर्नेंस है। तो ये हम लिख देंगे। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और तकनीक का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। यहाँ पर इंट्रो में ये लिखेंगे। फिर जब हम मेन बॉडी की बात करेंगे तो मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में सीधे के सीधे आप आ जाइए, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं पूछा गया। अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल बता देंगे, जैसे ज्ञानदूत मॉडल है, अलग अलग ये बता देंगे हम। और डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार। हमें यहाँ पर फिर आगे लिखना है कि बिहार में कैसे है। पहले तो हम ई गवर्नेंस के देश में अलग अलग हिस्सों में जो इसके मॉडल हैं वो बता देंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट टू पीपल वाला, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और इसके अलावा गवर्नमेंट टू पीपल, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट, और फिर इसके अलावा हम लिख देंगे जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी से रिलेटेड रहता है, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा हम लिखेंगे यहाँ पर बिहार में किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। बिहार की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे जो बिहार सरकार ने ई गवर्नमेंट से लेकर अलग अलग स्कीमें चलाई गई हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हम इधर बात करेंगे आपका आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर है। बिहार में आधार से लिंक कर दिया गया है, ये है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर पब्लिक गवर्नेंस रिडर्सल सिस्टम है, ये देखेंगे। इसके अलावा हम अगले बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, वेट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। इस तरह की ना हम सारी स्कीमें गिनवाते जाएंगे और गिनवाते हुए हम क्या कर देंगे, सीधे बता देंगे कि ये है बिहार में ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद हम एक कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हमें लिखेंगे कि गवर्नमेंट को क्या है वो है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है ई गवर्नेंस को लेकर। पर कहीं ना कहीं जो लोग इससे दूर हैं, जो लोग साक्षर नहीं है, जिन लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनके लिए भी काम करना चाहिए। और सरकार इस दिशा में काम तो कर रही है पर उसको और थोड़ा सा
तेज़ गति से काम करना चाहिए। बस ये करते हुए एक सॉलिड सा कंक्लूजन देंगे और एक इसके बाद आंसर को विराम देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में।